हेलो एवरीवन। शुरू करें आज का लेक्चर। अच्छा, एक दो बच्चे आज नए भी ज्वाइन किए हैं क्लास में, तो थोड़ी सी पहले भूमिका बांध देता हूं मैं चैप्टर की, ताकि जो आज मैं लेक्चर लूं आपको प्रॉब्लम ना आए। हम लोगों ने पहला जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो रेजिडेंशियल स्टेटस है। उससे पहले 7-8 क्लास हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट की भी कंप्लीट हमारी हो चुकी हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्या है हमारा, असेसमेंट ईयर क्या है हमारा, पर्सन की कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं, टैक्स रेट असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए क्या एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो जो बेसिक मटेरियल होता है कि आगे हम किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ का हम अध्ययन करते हैं, तो उससे पहले की जो बेसिक बातें होती हैं, ज़रूरी बातें होती हैं, वो हम लोगों ने वहाँ निपटाई हैं। तो मैं उन क्लासेस का आपको अरेंज करा दूंगा कि जिससे रोज़ाना 2-2 3-3 क्लासेस लेके आप लोग पुराने लेक्चर को भी निपटाएं। लेकिन क्योंकि आज जो हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में स्टार्ट किया है रेजिडेंशियल स्टेटस, आज तीसरी क्लास है इसकी, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इसका भी दे देता हूँ। है चैप्टर के लिहाज से पहला ही चैप्टर है हमारा। असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर हमारा है 2021-22। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने आज से ही ज्वाइन किया है और उन्हें ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो है 2021 एंड 22। जब भी मैं बात करता हूँ 2021 एंड 22 की, तो इट मीन्स 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 22। प्रीवियस ईयर कौन सा है? इससे जस्ट पहले वाला फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 2020-2021। ठीक है। 2020-2021 का मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 21 तक जो भी हमारे लिए रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट असेसमेंट ईयर मैंने बता दिए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे 2021 में पेपर होंगे, तो उन पेपर में इन प्रीवियस ईयर से जो मैंने आपको रेलेवेंट बताया है 2021 या असेसमेंट ईयर 21-22 बताया है, तो इन प्रीवियस ईयर, इन असेसमेंट ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए लॉ के सिद्धांत होंगे, जो कॉन्सेप्ट होंगे, वो हमारे लिए एप्लीकेबल होंगे। जैसे आज तारीख है हमारी शायद 29 है, 30 है, 29 है, 29 ऑफ जनवरी है। आज से नया सत्र चालू होने वाला है, बजट सत्र जिसे कहते हैं, और 1 फरवरी 2021 को हमारा बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा। अब उसमें भी अमेंडमेंट आएंगे, टैक्स चेंज होगा। ठीक है। तो क्या वो चेंजेस हमारे लिए एप्लीकेबल होंगे? वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो अगले साल के लिए 2022 के लिए एप्लीकेबल होंगे। इसका मतलब है कि हमें कौन से नियम पढ़ने, क्योंकि इनकम टैक्स हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ, ये हर साल बदलाव मांगते हैं, हर साल इनमें बदलाव होते हैं। तो हम कौन से वाले रूल्स पढ़ें, ये जरूरी हो जाता है ना। जैसे अकाउंट्स आप पढ़ते हो तो अकाउंट में तो कॉन्सेप्ट हैं बस, चाहे आप उन कॉन्सेप्ट के आधार पर 1975 का बैलेंस शीट बनवा लीजिए, चाहे 2020 की बैलेंस शीट बनवा लीजिए, चाहे 2015 की बैलेंस शीट बनवा लीजिए, वहां तो रूल चेंज नहीं हो रहे ना। लेकिन यहां पर क्योंकि रूल चेंज हो जाते हैं, तो हमें जरूरी है कि हमारे एग्जाम के लिए कौन से रूल काम के आएंगे, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा और कौन सा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर हमारा होगा। तो इस के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है 2021-22 और रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है 2020-21। जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे वो इन्हीं प्रीवियस ईयर से और इन्हीं असेसमेंट ईयर से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक है। अब 2 क्लास पहले हम लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस चालू किया था, तो एक बच्चा पूछता है कि सर व्हाट इज द नीड टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। आपके मन में क्वेश्चन आना लाजमी है और आना भी चाहिए कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये पता होना जरूरी है। तो वो चैप्टर की विषय, उस चैप्टर में कुछ ऐसी बातें होंगी जिनकी जरूरत पढ़नी होगी। जैसे कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों डिटरमाइन करना चाहते हैं, बिना रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन किए हुए हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति पर कौन सा टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा
उसकी टोटल इनकम क्या क्या, उसकी टोटल इनकम में क्या क्या शामिल किया जाएगा। क्योंकि रेजिडेंस स्टेटस के आधार पर रूल्स चेंज हैं। इनकम टैक्स में बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो आपके रेजिडेंस स्टेटस के ऊपर निर्भर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे रूल्स ऐसे हैं, लेकिन बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं कि अगर आप रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो नियम आपके लिए कुछ और हैं, अगर आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हो तो आपके लिए नियम कुछ और हैं, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपके लिए नियम कुछ और हैं। सबके लिए नियम अलग अलग होंगे। बात समझ में आ रही है आपके या नहीं आ रही है? जैसे कि मैंने इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि माइनर की परिभाषा क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, क्या मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग है डेफिनेशन? नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो माइनर का मतलब क्या है कि हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन अगर मैं मैरिज एक्ट की बात करूं, इंडियन मैरिज एक्ट की बात करूं, वहां पर यह लिखा हुआ है कि माइनर की शादी अलाउड नहीं है। तो माइनर की क्या परिभाषा है वहां पर? फीमेल के लिए 18 ईयर्स की एज और मेल के लिए 21 ईयर्स की एज। तो ये तो डिपेंड करता है आप कौन सा लॉ पढ़ने जा रहे हैं। अलग अलग लॉ में सेम वर्ड को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसी तरीके से अगर बात करें इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हुए तो नियम अलग है कुछ, और अगर आप रेजिडेंट हुए तो नियम कुछ अलग है। पिछली 2 क्लासेज में मैं ये भी बता चुका हूं कि इस पूरे चैप्टर में टोटल 5 सेक्शन है गिनती के, जिसमें से एक सेक्शन ब्लैंक है, यानी कि उस सेक्शन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लेकिन टोटल जो कवरेज है वो 5 सेक्शन की है। सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9। सेक्शन 8 अभी ब्लैंक है, ठीक है ना, यानी कि इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। बाकी सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है, ये सब पुरानी बातें हैं। जो बच्चे आज नए आए हैं उन्हें केवल थोड़ा सा आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले लिंक करने के लिए मैं बता रहा हूं। सेक्शन 5 में क्या है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यानी कि आपके दायरे में, आपके से मतलब है अगर आप रेजिडेंट हो तो आपके हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी, क्योंकि इनकम 2 तरह की होती है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम। ठीक है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपको पता है इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। तो ये दायरा ही तो हुआ। लेकिन वही व्यक्ति अगर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट के हाथ में इंडियन इनकम भी टैक्सेबल होती है और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल होती है। सर ये इंडियन इनकम क्या है, फॉरेन इनकम क्या है, ये भी मैं बता चुका हूं। इंडियन इनकम 4 तरह की इनकम होती है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम एक्रू एंड राइज इन इंडिया और इनकम डीम्ड टू एक्रू एंड राइज इन इंडिया। ये 4 तरह की इनकम इंडियन इनकम होती है। अब बची कौन सी फॉरेन इनकम के लिए, इनकम एक्रू एंड राइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड ऑल्सो देयर, यानी कि जो इनकम एक्रू भी बाहर हुई हो और रिसीव भी बाहर हो जाए वो फॉरेन इनकम है। लेकिन अगर कुछ भी इंडिया में हो, या तो रिसीव्ड इंडिया में हो या एक्रू एंड राइज इंडिया में हो, कुछ भी अगर एक घटना इंडिया में होती है तो वो इंडियन इनकम कहलाई जाएगी। इंडियन इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल है, चाहे आप ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो। लेकिन फॉरेन इनकम केवल किसके हाथ में टैक्सेबल है, रेजिडेंट ऑर्डिनरीली के हाथ में टैक्सेबल है। नॉट ऑर्डिनरीली के हाथ में केवल एक वजह से टैक्सेबल है, अगर वो एक ऐसे बिजनेस एंड प्रोफेशन से होती है जो कि कंट्रोल इंडिया से होता हो या सेटअप इंडिया में होता है। क्लियर होगी बात ये सेक्शन 5 हमने पढ़ लिया था। सेक्शन 6, अभी सेक्शन 5 से रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चन भी कराने थे, वो मैं बाद में करा दूंगा। एक क्वेश्चन तो पिछली क्लास में मैंने करा दिया था, एक घर से करने के लिए भी दिया था, तो उसे मैं बाद में निपटवा दूंगा। आज एक नया कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 ये बताता है, जो नए स्टूडेंट आए यहाँ से ज्वाइन किया उन्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका सेक्शन 6 का सेक्शन 5 से कोई मतलब नहीं है। केवल जो मैंने भूमिका बांधी है वो इसलिए है कि आपको ये पता लग जाए सेक्शन 6 का क्या काम है। सेक्शन 6 का जो काम है वो है रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कि सेक्शन 5 तो ये बताता है कि अगर आप ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है
तो आपके हाथ में इंडियन इनकम भी टैक्सेबल है और फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है। लेकिन सेक्शन 5 ये नहीं बताता है कि ये कैसे पता लगेगा कि रेजिडेंट व्यक्ति कौन है। ये पता लगाने के लिए हमें सेक्शन 6 की सहायता लेनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये आता है सर कि क्या जो रूल्स हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंस स्टेटस के वो सबके लिए सेम है, यानी कि इंडिविजुअल के लिए भी वही है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी वही है, कंपनी के लिए भी वही है, फर्म के लिए भी वही है। क्या सबके लिए सेम है या सबके लिए अलग अलग हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबके लिए सेपरेट रूल है। यानी कि जब हम ये डिसाइड करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड किया जाए, तो इंडिविजुअल के रूल्स अलग हैं, इसके अलावा एचयूएफ के लिए रूल्स अलग हैं और फर्म के लिए रूल अलग हैं, कंपनी के लिए रूल अलग है। तो जो मैंने आपको नोट दे रखे हैं उसमें अगर पेज नंबर आप 8 पर आए तो बच्चा पूछ रहा है आर सेम रूल्स एप्लीकेबल फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ पर्सन? क्या हर एक कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए सेम रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? तो मेरा जवाब है नो, सेपरेट रूल फॉर सेपरेट कैटेगरी ऑफ पर्सन। ये माइंड में क्लियर कर लीजिए आप कि इंडिविजुअल के लिए रूल अलग होंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए रूल अलग होंगे, कंपनी के लिए रूल अलग होंगे, फर्म के लिए रूल अलग होंगे, एसोसिएशन पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए रूल अलग होंगे। क्लियर हो गई बात? ये सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको इंडिविजुअल्स वाले रूल। नोट में सब चीज लिखी हुई है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं आपको एक सेपरेट रजिस्टर भी बनवा के चल रहा हूं जिसमें आप अपनी हैंड राइटिंग से सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो वहां पर लिखेंगे। क्लासरूम टीचिंग के अंदर ही मैं आपको सारी चीजें लिखवा के चलूंगा, ठीक है ना। जहां थ्योरी बहुत ज्यादा लेंदी होगी बस वो मैं सीधे नोट से पढ़वा दूंगा आपको, कि हमारा क्लासरूम टीचिंग का जो समय है ज्यादा वेस्ट ना हो। लेकिन जहां छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वहां सारा मैं लिखवा के चलूंगा। इससे क्या फायदा होता है सबको मालूम है आपको कि थ्योरी पक्के तरीके से याद हो जाती है इससे। टैक्सेशन में न्यूमेरिकल हैं आपके, एमसीक्यू आने हैं आपके, वो थ्योरी बेस्ड भी हो सकते हैं, वो न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। लेकिन वो तभी संभव है जब आपको थ्योरी याद हो। अगर थ्योरी याद नहीं है, कहीं पे भी आप भूलोगे तो आप कितना भी माइंड लिए हुए हैं लेकिन आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्टर निकाल लीजिए फटाफट और हम सेक्शन 6 की शुरुआत करते हैं। सेक्शन 6 के अंदर भी सबसेक्शन और क्लोजेज बहुत सारी हैं, यानी कि कोई रूल्स ऐसे होंगे जो इंडिविजुअल के लिए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कंपनी के लिए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फर्म के लिए होंगे। आप केवल सेक्शन 6 याद रखिए कि सेक्शन 6 किस बात का है? रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। लेकिन सेक्शन 6(1) इंडिविजुअल का है, कौन सा 6(2) किसका है? एचयूएफ का है, कंपनी का है, फर्म का है, वो मत दिमाग में रखिए, बस सेक्शन 6, ठीक है। चलिए रजिस्टर निकाल लीजिए और फिर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 है सेक्शन 6 है रूल टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। Rules to determine residential status of an individual। देखिए हम बात सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं? इंडिविजुअल की। अभी हम एचयूएफ की बात नहीं कर रहे, अभी हम कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम बाकी किसी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं
इंडिविजुअल की, ठीक है ना। इसमें बेसिक कंडीशन है दो, उन दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाइड होगी तो इंडिविजुअल क्या माना जाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। तो बेसिक कंडीशन हेडिंग डालिएगा, बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन इसके अंदर लिखिएगा इफ एनी वन आउट ऑफ टू if any one out of two of basic condition is satisfied, if any one out of two of basic condition is satisfied by an individual, if any one out of two of basic condition is satisfied by an individual, then individual is said to be resident in India. If any one out of two of basic condition is satisfied by an individual, then individual is said to be resident in India. Condition number one. Condition number one. Condition number one. ही, जब भी मैं ही की बात करूं तो ऑटोमेटिकली सी इंक्लूडेड है, यानी कि लड़के की भी बात हो रही है, लड़की की बात हो रही है। तो ही इज इन इंडिया, he is in India at least 182 days. He is in India at least 182 days during the previous year. During the previous year. He is in India at least 182 days during the previous year. क्या मतलब है? प्रीवियस ईयर क्या है आपका? 2021। यानी कि आपको ये देखना है कि कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक क्या इंडिया में 182 दिन रहा है, और अगर रहा है तो वो रेजिडेंट है, फिर वो कुछ चेक ही नहीं करना आपको। यानी कि विदेशी नागरिक भी अगर है, अगर वो 182 दिन इंडिया में रह जाए तो रेजिडेंट बन जाएगा। सिटीजनशिप एक अलग चीज है और रेजिडेंशियल स्टेटस एक अलग चीज है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप 182 दिन इंडिया में रह जाओ तो आप सिटीजन भी बन जाओगे। भारतीय संविधान बताता है कि किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनने के लिए किन किन शर्तों से होकर गुजरना पड़ता है। तो नागरिकता एक अलग चीज है, लेकिन रेजिडेंशियल स्टेटस एक अलग चीज है। भारत का, अगर बाहर का कोई व्यक्ति है, बाहर का कोई नागरिक है, ऑस्ट्रेलियन एक सिटीजन है, वो इंडिया में 182 दिन रह जाए पिछले साल, तो रेजिडेंट बन जाएगा। 182 दिन क्या होते हैं? 6 महीने तो होते हैं। बाहर की जो सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं, इसके अलावा और भी सेलिब्रिटीज हैं, तो 6 महीने के लिए आ सकते हैं वो, तो वो रेजिडेंट बन जाएंगे, लेकिन सिटीजन नहीं बनेंगे। प्रियंका चोपड़ा इस समय अमेरिका में रह रही है निक जोनस के साथ शादी करके, लेकिन जरूरी नहीं वो सिटीजन हो वहां की। समझ में आ रही बात? निक जोनस उसके साथ इंडिया में आ सकता है, लेकिन वो रेजिडेंट बन सकता है अगर वो 6 महीने के लिए आ गया। तो 6 महीने कोई बड़ी चीज थोड़ी है।
तो ही इज इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हर प्रीवियस ईयर का चेक करना पड़ेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति अलग अलग प्रीवियस ईयर में अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस का हो सकता है। एक साल वो रेजिडेंट हो सकता है, दूसरे साल वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है। एक तो ये चीज करनी है। और क्योंकि दो बेसिक कंडीशन है, दो बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाइड करनी है ना आपको। हो सकता है ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही हो, तो दूसरी चेक कर लेते हैं भाई। दूसरी, ही इज इन इंडिया, he is in India, he is in India at least, he is in India at least 60 days, 60 days or more. He is in India at least 60 days or more during the relevant तो मैं इसलिए लगा दे रहा हूं कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा वो रेलेवेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, एंड इसमें एंड भी लगेगा। खाली 60 दिन और या ज्यादा प्रीवियस ईयर से ही काम नहीं चलेगा आपका। 60 दिन या उससे ज्यादा तो प्रीवियस ईयर में चाहिए, एंड 365 डेज और मोर, he is in India at least 60 days or more during the relevant previous year and 365 days or more during 4 previous year, during 4 previous year, immediately preceding the relevant previous year, immediately preceding the relevant previous year। ये चीज चेक करनी है, ये चीज चेक करनी है। कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताइए। कोई भी डाउट हो बता दीजिए यहां तक। कोई डाउट? नो। इस चीज को हम समझ लेते हैं कि पहली बेसिक कंडीशन का क्या काम है और दूसरी बेसिक कंडीशन का क्या काम है। हमारे लिए जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो क्या है? 2020, 21। ये वाला हमारा 2020-21 इज द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो प्रीसीडिंग 4 ईयर्स हैं, प्रीवियस ईयर हैं, इससे पहले के, वो क्या हुए? 2019, 20, 2018, 19, 2017, 18 और 2016, 17। ये पहले के 4 प्रीवियस ईयर हैं। अब पहली बेसिक कंडीशन ये कहती है, पहले तो आप ये चेक कीजिए कि क्या कोई व्यक्ति 2020-2021 में 182 दिन है, गिन लीजिए आप। अगर वो है तो रेजिडेंट है, फिर आपको इसके अलावा कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको जो पुराने 4 प्रीवियस ईयर हैं उन्हें चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है तो फिर आप ये चेक कीजिए कि क्या कोई व्यक्ति 60 डेज और मोर 2020-21 में है। अगर वो है तो खाली इससे काम नहीं चलेगा। आप फिर ये चेक कीजिए, आप इसके अलावा फिर ये चेक कीजिए कि क्या इन चारों सालों में मिला के वो 365 डेज और मोर इंडिया में रहा है। आप ये चेक कीजिए 365 डेज और मोर
क्या वो इंडिया में रहा है? अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं, 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर और 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर इमीडिएटली रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इट मीन सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। और इफ एन इंडिविजुअल इज सेटिस्फाइड एनी वन आउट ऑफ द 2 बेसिक कंडीशन देन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। बात समझ में आ रही है आपके? कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो बता दीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में कितना भी समय लग जाए हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितना नींव मजबूत होगी फिर आगे तो आप घोड़े की तरह भगेंगे। अगर बेसिक चीजें समझ में आ जाती हैं आपके तो आगे टाइम नहीं लेंगे, और अगर बेसिक चीजें समझ में नहीं आती है तो टाइम लगता भी रहेगा हमारा और उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं, आधी अधूरी चीज समझ में आती है। तो 2 बेसिक कंडीशन है जी, कोई सी भी एक सेटिस्फाइड अगर हो जाए देन इंडिविजुअली सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। 2 बेसिक कंडीशन कौन सी हैं? ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, और यहां पे और है, he has been in India at least 60 days or more during the relevant previous year and 365 days or more during the 4 previous year immediately preceding the relevant previous year। तो ये मैंने आपको लिखवा भी दिया है और ये चीजें नोट्स के अंदर भी आप देखेंगे तो मिल जाएंगी। रूल्स टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। बेसिक कंडीशन हो गई, एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक कंडीशन। तो खैर अब यहां से नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग उन बेसिक कंडीशन को। चलिए अब इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? क्या होता है एक्सेप्शन का मतलब? अपवाद। यानी कि हम एक नॉर्मल नियम बना रहे हैं जो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा कुछ लोगों को छोड़कर, तो उन लोगों को गिन लेते हैं हम कि वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर ये नॉर्मल नियम लागू नहीं होने जा रहा। नॉर्मल नियम क्या है? किसी भी व्यक्ति को रेजिडेंट बनने के लिए क्या शर्त जरूरी है? 2 हमने रास्ते बताए हैं, 2 रास्ते में से कोई सा एक चुन लीजिए आप, या तो ये वाला चुन लीजिए या ये वाला चुन लीजिए। दोनों में से किसी भी रास्ते पर आप जाएंगे तो हम आपको ये मान लेंगे कि आप रेजिडेंट हैं। अपवाद में ये बताया जाएगा कुछ लोगों के लिए भाई आपके लिए एक ही रास्ता है, यानी कि अगर आपको रेजिडेंट बनना है तो आपके पास चॉइस नहीं है 2 रास्तों में से एक चुनने की। हम आपके लिए रास्ता ही एक दे रहे हैं, रास्ता इन दोनों में से ही एक रहेगा। लेकिन एक्सेप्शन क्यों है? रास्ता नहीं बदला, केवल चॉइस बदल दी, इसलिए एक्सेप्शन है। अगर रास्ता भी बदल देते तो भी एक्सेप्शन में आती। बहुत सारी जगह रास्ता भी बदल सकते हैं कि जी ये 2 रास्ते हैं ही नॉर्मल लोगों के लिए, आपके लिए तो रास्ता ही बिल्कुल अलग कर दे रहे हैं हम। यहां पर रास्ता तो इन दोनों में से ही है, एक है लेकिन दोनों नहीं है। चॉइस नहीं है आपके पास कि आप इन 2 में से कोई एक रास्ता चुन सकें। समझ में आ रही बात? और जो अपवाद है कुछ लोगों के लिए है, तो कुछ लोग वो कौन हैं हम अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले रास्ता बता देता हूं। सेकंड रास्ता उनके लिए नहीं है। अगर उन लोगों को रेजिडेंट बनना है तो पहले रास्ते के आधार पर ही उन्हें बनना पड़ेगा, दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है। बात समझ में
आ रही है, भेजे में घुस रही है बात, कि कुछ लोगों के लिए सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, उन लोगों के लिए सिर्फ पहला ही ऑप्शन है। यानी कि उन लोगों को अगर रेजिडेंट बनना है तो उन्हें पहली ही कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो एक्सेप्शन लिखते हैं जी, एक्सेप्शन लिखते हैं, एक्सेप्शन लिखते हैं। साथ के साथ कॉपी करेंगे आप लोग, एक्सेप्शन लिखते हैं। However, in the following cases, however, in the following cases, only condition number 1, condition number 1 is applicable. क्या? जब मैं नोट पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा आपको, ठीक है ना? एक्चुअली लैंग्वेज चेंज होगी उसमें जब आप पूरी पढ़ोगे। अभी पढ़ा दूंगा मैं। However, in the following cases, only condition number 1 is applicable. ठीक है ना? किन किन लोगों के केस में ये चेक कर लेते हैं, किन किन लोगों के केस में। पहला है एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन, ध्यान दीजिएगा, पूरी इनकम टैक्स में सिटीजनशिप बहुत कम जगह आएगी, लेकिन जहां है ध्यान रखने वाली बात है। यानी कि जो पहला व्यक्ति मैं बता रहा हूं वो कौन होना चाहिए? इंडियन सिटीजन। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंडियन सिटीजन नहीं है तो फिर वो एक्सेप्शन में नहीं फॉल करेगा। इंडियन सिटीजन भी कौन, आगे भी देखिएगा। सर ये कैसे पता लगाएंगे कि इंडियन सिटीजन है या नहीं है? वो क्वेश्चन में दिया जाएगा। जो रूल्स इनकम टैक्स के दिए हुए नहीं है उनकी जानकारी रखना आपको जरूरी नहीं है कि सिटीजनशिप कैसे पता लगती है, रेजिडेंट कैसे पता लगता है, ये तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे सिचुएशन देके कि एक व्यक्ति है, इतने दिन इंडिया में रहा, इतने दिन नागपुर है, इतने दिन मुंबई है, सब डिटेल देके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा आपको। लेकिन सिटीजनशिप कैसे प्राप्त होती है वो आपको नहीं पूछा जाएगा। क्यों नहीं पूछा जाएगा? वो हमारे इनकम टैक्स का पार्ट नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है यहां पर। ठीक है ना? इंडियन सिटीजन, कौन सा इंडियन सिटीजन? हु गोज आउटसाइड इंडिया, हु गोज आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। An Indian citizen who goes outside India for employment purpose। सत्यम का CS प्रोफेशनल हो गया, अमेरिका से ऑफर आया इसके पास कि नौकरी ज्वाइन कर लो, इसने एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका की नौकरी को, तो सिटीजन है ये, सिटीजन है। जो भी हम यहां पैदा हुए हैं वो सब लोग सिटीजन है, बाय बर्थ है। इसके अलावा भी तरीके होते हैं सिटीजनशिप प्राप्त करने के, अभी पीछे एनआरसी वगैरह पर खूब हंगामा हुआ, थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन जो लोग जन्म लेते हैं यहां पर वो तो सिटीजन हैं, हम और आप सब लोग सिटीजन हैं। अब क्यों जा रहा है सत्यम बाहर? एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। तो जो लोग एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जाएंगे, ठीक है ना, तो वो रेजिडेंट है प्रीवियस ईयर में या नहीं है, तो केवल कंडीशन नंबर 1 से चेक होंगे वो।
सेकंड नहीं देखी जाएगी उनके लिए। अगर प्रीवियस ईयर में उन्होंने कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड कर ली A182 डेज वाली, तो फिर वो रेजिडेंट माने जाएंगे। और अगर नहीं कर पाए वो किसी वजह से, बावजूद इसके कि 60 और 365 दिन की कर रहे हैं वो, तो भी वो रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर कंडीशन नंबर 2 लगती ही नहीं है। बात समझ में आ रही? कौन? इंडियन सिटीजन हु गोज आउटसाइड इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? An Indian citizen or a person of Indian origin सर ये इंडियन ओरिजिन क्या होता है? इसे भी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन इंडिया इनकम टैक्स में है। अभी आप सुन रहे होंगे कि जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। कमला हैरिस के बारे में क्या आ रहा है? ये तो भारत की निवासी मूल इंडियन ओरिजिन है। उसका जन्म की बात नहीं, बहुत सारे तरीके होते हैं, मम्मी पापा का या नाना नानी का, यानी कि भारत से लिंक रही होंगी। ऐसी एक जो नासा का स्पेस प्रोग्राम था जिसमें सुनीता विलियम्स का नाम सुना होगा आपने, एस्ट्रोनॉट जो है, ठीक है ना, तो वो गई थी अंतरिक्ष प्रोग्राम में, तो उसका भी सुना होगा आपने। ये क्या है? इंडियन ओरिजिन। खैर इंडियन ओरिजिन क्या होता है वो डेफिनेशन है, वो बताई जाएगी। या तो वो खुद, जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, या उसके मम्मी पापा में से कोई, या उसके दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी। अगर एक भी व्यक्ति अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है तो वो व्यक्ति क्या माना जाता है? इंडियन ओरिजिन। अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि 1947 से पहले का भारत, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है। डेफिनेशन है इसकी और लिखी भी है। या तो वो खुद, या मम्मी पापा, या दादा दादी, या नाना नानी, कोई भी एक व्यक्ति अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है, पाकिस्तान में भी अगर पैदा हुआ है लेकिन 1947 से पहले, बांग्लादेश में भी पैदा हुआ है लेकिन 1947 से पहले, तो वो व्यक्ति क्या मान लिया जाएगा? इंडियन ओरिजिन। तो इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन comes to India for a visiting purpose। ध्यान दीजिए, जब कोई इंडिया से बाहर जाता है तो घूमने फिरने के लिए अगर जाएगा तो उसके ऊपर दोनों कंडीशन लगेंगी, वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। एक्सेप्शन में आने के लिए जरूरी क्या है? कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए ही बाहर जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो बाहर रहता है, तो वो इंडिया में किस पर्पज के लिए आए? वो विजिटिंग पर्पज के लिए आए, काम धंधे के लिए ना आए। अगर वो काम धंधे के लिए आया तो वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। जब वो घूमने फिरने के लिए ही आएगा तो एक्सेप्शन में आएगा। दोनों बातें समझ में आ गई आपको? ये कीवर्ड्स हैं जो ध्यान रखने हैं। लो ऐसे पढ़ा जाता है, सीएसईटी में तो जैसे, या सीए फाउंडेशन में तो जैसे निकाल लिया, तफरी में, कहानी किस्सों में निकाल लिया। सोचो आपने कभी, अभी तो हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड, एक एक कोमे पर ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा वहां पर और आपसे दिखेगा कुछ और हो कुछ रहा होगा, उस क्वेश्चन में पहचान ही नहीं पाओगे जब तक कि आपको कीवर्ड्स याद नहीं होंगे, कीवर्ड्स आइडेंटिफाइड नहीं होंगे। समझ आ रही है? समझ आयो? आ गयो? आगे बढ़ूं मैं? एक तीसरा एक्सेप्शन हो रहा है,
हाँ, एक्चुअली वो तीसरा जो नोट्स में लिखा हुआ है वो एक ही लाइन में दो लिखे हुए हैं, वो अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे। पहले आपके नोट्स का भ्रम निपटाता हूं मैं। एक्चुअली एक ही बात को ना अलग अलग लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। एक्सेप्शन में हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस ओनली कंडीशन नंबर 2 इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइड, ये लिखा हुआ है, इसे तो भैया सही कर लो। कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइड, जो लिखा हुआ है हाउएवर इन द फॉलोइंग केसेस ओनली कंडीशन नंबर 1 इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाइड। पहले हम सेकंड पढ़ते हैं। इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स ऑन ए विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो लिखवाई दी मैंने। अब पहली वाली पढ़ते हैं, इंडियन सिटीजन हु लीव्ड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउट इंडिया, तो ये मैंने अलग लिखवा दिया आपको। यहां इंडियन ओरिजिन नहीं है, केवल इंडियन सिटीजन है। अब जो और है ये मैं तीसरी लिख के रूप में लिखवा रहा हूं, मतलब एक ही लाइन में दो लिखी हुई है ना यहाँ पे, इंडियन सिटीजन हु लिव्ड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, ये मैं तीसरे के रूप में लिखवा रहा हूं, ये मैं तीसरे के रूप में लिखवा रहा हूं। इंडियन सिटीजन, एन इंडियन सिटीजन an Indian citizen lived India, an Indian citizen lived India, an Indian citizen lived India as a member of crew of an Indian ship. An Indian citizen lived India as a member of crew of an Indian ship. क्रू मेंबर समझते हैं आप? क्रू मेंबर किसे कहते हैं? जो भी उनके ऑफिशियल स्टाफ होता है। शिप और एयरक्राफ्ट में अंतर मालूम ही आपको, मैं एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं। हर वर्ड पर ध्यान देने की जरूरत है। आप क्रू मेंबर पर तो ध्यान दे जाओगे, लेकिन आप शिप को भूल जाओगे। अब पेपर में आ जाएगा एयरक्राफ्ट का क्रू मेंबर, अरे क्रू मेंबर है लगा डालो एक्सेप्शन। अरे ये भी तो देख लो भैया, शिप की बात कर रहे हैं वो, एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहे। वहां कह देंगे क्रू मेंबर है लेकिन फॉरेन शिप का है, लीव्ड इंडिया, तो भी नहीं, इंडियन शिप की बात कर रहे हैं लोग। टेक्स्ट या लो को पढ़ते वक्त मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेमोरी की बात कर रहा हूं मैं, दिमाग की बात नहीं कर रहा, दोनों में अंतर होता है। हम सोचते हैं सीओ सीएस करने के लिए बहुत ज्यादा माइंड चाहिए, नहीं चाहिए होता। माइंड तो अगर यहाँ पे चाहिए तो फिर साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं भाई, ये नई नई खोज करनी होती है। माइंड तो वहाँ चाहिए कि आपके सामने एक सिचुएशन मतलब बिल्कुल नई, और उसमें अपना माइंड लगा के आपको कोई इन्वेंशन करना है, या कुछ इन्वेंशन तो करना ही नहीं है। मेमोरी कि आप याद कितना रख पाते हैं, थ्योरी इतनी इकट्ठी हो जाएगी कि उसे याद रख पाना और एक एक वर्ड को वो बड़ा मुश्किल चैलेंज हो जाएगा। तो वो चैलेंज ज्यादा ना हो इसलिए मैं लिखवा के चल रहा हूं आपको। टाइम मेरा ज्यादा लगेगा इसमें, मेरी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन वो सफल होगी। आपको बाद में ज्यादा दिक्कत होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। 70-80% तो आपकी सब थ्योरी हाथ से लिखी होगी, याद होती चली जाएगी, भूलोगे नहीं। क्लासरूम के अंदर मैं बार बार रिवाइज करा दूंगा आपको, भूलोगे नहीं। खेल खेल में आपका सारा कुछ याद आ जाएगा। आपको लगेगा कि इससे इजी पेपर नहीं है, जबकि ये माना जाता है कि बड़ा मुश्किल पेपर है। क्लियर हो गया? इंडियन सिटीजन लीव्ड इंडिया एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। इस एक्सेप्शन में असेसमेंट ईयर
21 22 से यानी कि पहली बार एक नई एक्सेप्शन और जोड़ी गई है, उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में, उसकी चर्चा हम करेंगे बाद में। सारी सारी एकदम एक ही क्लास में बहुत ज़्यादा मेटीरियल इकट्ठा ना हो जाए, ठीक है ना। बाद में तो देखो हमें स्पीड बनानी पड़ेगी, अभी तो रोजाना बच्चे कभी कोई नया आता रहता है, तो छूटा हुआ भी कोर्स है तो उन पुराना भी रिवाइज कराना है। तो आज की क्लास में यहीं तक रख रहा हूँ। अभी ये केवल बेसिक कंडीशन पूरी हुई है, बेसिक कंडीशन में भी एक्सेप्शन जो नई आई है वो अभी रहती है, ठीक है ना। एडिशनल कंडीशन अभी आनी बाकी है। एडिशनल कंडीशन से क्या पता लगता है कि वो व्यक्ति ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। बात समझ में आ गई? वो व्यक्ति ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये चीज पता लगेगी एडिशनल कंडीशन से। और रेजिडेंस स्टेटस में जो भी समय लगना है वो इंडिविजुअल के रेजिडेंस स्टेटस में ज़्यादा समय लगता है। कंपनी है, फर्म है, बड़ा फास्ट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा नहीं है। यानी जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में नॉर्मली वो इंडिविजुअल से रिलेटेड ही आएंगे, क्योंकि बाकी के इजी हैं। रेजिडेंस स्टेटस बहुत इजी है, एक ही दिन में सब खत्म हो जाएंगे। और ये अकेला एक 2 या 3 क्लास ले लेगा, क्योंकि अभी तो हमने बेसिक कंडीशन करी है। बेसिक कंडीशन में भी एक्सेप्शन जो नया आया है वो भी हमने नहीं करा है, अभी एडिशनल कंडीशन भी रह रही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यानी कि कल की क्लास में हमको लोग वो निपटाएंगे, फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे और फिर बाकी रेजिडेंस स्टेटस करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।